वीडियो शिक्षण की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोर्स 2 के अंतर्गत यूनिट 3 से, जिसका टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। एक्चुअली हम लोग आज़ाद भारत के आयोगों पर सरसरी निगाह डाल रहे हैं, तो इससे पूर्व का जो आयोग है वह उच्च शिक्षा के लिए है और वह है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। उस पर हम लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से चर्चाएं प्रस्तुत की हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा में जो विद्यमान दोष थे, भारतीय शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एटसेट्रा, तो सर्वप्रथम उच्च शिक्षा के दोषों को दूर कर उसे सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। इसके लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ। उसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, जो कि 48-49 में गठित हुआ, प्रभावी हुआ। तो अब बारी थी माध्यमिक शिक्षा की। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा में जो दोष थे उसको दूर करने के लिए मुदालिया शिक्षा आयोग का गठन हुआ। अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा भारत में दी जा रही थी उसको भारतीय दोषपूर्ण समझ रहे थे और एक स्वतंत्र भारत की कल्पना के साथ वहाँ के लिए, यानी स्वतंत्र भारत की शिक्षा के लिए, वहाँ के विकास के लिए एक विकास की ओर उन्मुख शिक्षा प्रणाली जो थी देश को चाहिए था। तो इन तमाम बातों को सोचकर माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु, दोष रहित बनाने हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षा शास्त्री और देश के कर्णधार सभी देश की शिक्षा प्रणाली को बदली हुई भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहते थे। तो बुद्धिजीवियों को हमेशा से ही अपने राष्ट्र के चहुमुखी विकास, चाहे वो अर्थ का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, तो यूँ हम कह सकते हैं कि विकास के सभी जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का ही क्षेत्र है, क्योंकि शिक्षा ही जो है किसी राष्ट्र का भविष्य बदल सकती है, राष्ट्र के युवाओं का भविष्य बदल सकती है। तो ये जो शिक्षा था उसके लिए भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग विकासोन्मुख शिक्षा प्रणाली की कल्पना के साथ आगे आए और इसी क्रम में पहले भी बता चुके हैं कि राधाकृष्णन आयोग का गठन होता है उच्च शिक्षा के लिए और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो था 1948 में माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार को आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया। 1951 में बोर्ड ने अपनी मांग को पुनः दोहराया। बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव और देश की मांग को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। आयोग के सदस्य इस आयोग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, प्रत्येक पक्षों पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे और ये जो आयोग था उसके सदस्य थे डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम्स, जॉन क्रिस्टी,
डॉक्टर के एल श्रीमाली हंसा मेहता, जे ए तारपोरवाला, एम टी व्यास, के जी सैयदेन, डॉक्टर ए एन बसु, डॉक्टर एस एम एस चारी, डॉक्टर मुदालियर, ये तमाम सभी अध्यक्ष थे। और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर स्वामी मुदालियर थे, तो इसीलिए इस आयोग का नाम मुदालियर शिक्षा आयोग भी रखा गया है। यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग को हम लोग मुदालियर शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे कि आयोग की नियुक्ति का क्या उद्देश्य था और उसके जांच क्षेत्र क्या थे। एम्स एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयोग की जो नियुक्ति की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य था देश में जो प्रचलित माध्यमिक शिक्षा प्रणाली थी उसकी जांच करना और उसके पुनर्संगठन के लिए सुझाव देना। और आयोग ने जो जिन बिंदुओं पर अपना सुझाव दिया वो इस प्रकार थे। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा से संबंध, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं। यानी ये जो तमाम क्षेत्र थे इस पर आयोग को सुझाव देने के लिए कहा गया। अब आते हैं, हम देखते हैं कि आयोग की सिफारिशें क्या थी माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा में जो दोष व्याप्त थे उसको किस प्रकार से दिखाया है पहले आयोग ने, फिर उसके लिए उसको दूर करने के लिए सुझाव दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार वर्तमान माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में क्या दोष थे। डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा पुस्तकीय व अव्यवहारिक है, उसका जीवन से कोई संबंध नहीं है, ऐसा आयोग ने कहा। माध्यमिक शिक्षा एकांगी व संकीर्ण है, इसके द्वारा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। माध्यमिक शिक्षा अमनोवैज्ञानिक है, इसमें विद्यार्थियों की रुचियों, भावनाओं और क्षमताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा पद्धति जो थी वो बोझिल थी, अरुचिपूर्ण थी। माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी को प्रमुख स्थान दिया गया था, जो कि भारतीयों के लिए किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं था। अंग्रेजी के शिक्षा के माध्यम और अध्ययन का अनिवार्य विषय होने के कारण उसका समुचित ज्ञान प्राप्त करने में विद्यार्थियों का समय और शक्ति व्यर्थ में ही नष्ट होती है। ये स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो मदर टंग है हम उसमें किसी भी ज्ञान को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, इजीली ग्रहण कर लेंगे, और वैसी भाषा जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, ऊर्जा भी लगती है। तो आयोग कह रहा है, इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि भारत में जो वर्तमान माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है उसके पाठ्यक्रम में भी कई दोष हैं। इसके द्वारा विद्यार्थियों में केवल विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने की योग्यता पैदा होती है, इसलिए ये पाठ्यक्रम
भारतीय शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारतीय शिक्षा में जो शिक्षण विधियां थी उसको भी बहुत प्राचीन और परंपरागत बताया, और उसने कहा कि ये जो विधियां हैं विद्यार्थियों को प्रभावित करने में सक्षम नहीं है, इसलिए भारत को विकास उन्मुख शिक्षण विधियां चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा का प्रभुत्व है। यहाँ जो शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं वो सिर्फ परीक्षा पास कराने की दृष्टि से शिक्षा देते हैं, और साथ ही जो परीक्षा प्रणाली जो है ये भी दोषपूर्ण है। इससे विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान जो है वो नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे जो है बहुमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाते हैं इस दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली के कारण, और यह भी पता नहीं चलता कि उनका वास्तविक ज्ञान क्या है, क्योंकि बस वो परीक्षा की दृष्टि से पढ़ लेते हैं और खानापूर्ति कर लेते हैं। विद्यालयों में कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वह मधुर नहीं हो पाता है, एक दूसरे के निकट आ पाने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी बच्चों की संख्या घटाई जाए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ऐसा कहा। वर्तमान शिक्षा में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे क्या होता है कि बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा होती है। आयोग ने अपने सुझाव हेतु जो दोषों को गिनाया उसमें कहा कि भारतीय शिक्षा में जो माध्यमिक विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है उसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण शिक्षा बोझिल और उबाऊ है। ये तो हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्याप्त दोष। अब आइए हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा ने भारत में जिस शिक्षा पद्धति की कल्पना की उसका क्या उद्देश्य था। तो आइए हम देखेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय राष्ट्र है, तो आयोग जो है वह इसके धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्रीयता की आवश्यकता और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को तय किया। तो पहले उद्देश्य के रूप में आयोग ने निर्धारित किया कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। तो माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वह भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणतंत्र के उत्तरदायित्वों को वहन कर सके और योग्य नागरिकों का निर्माण कर सके, ऐसा होना चाहिए। शिक्षा द्वारा बालकों में सहयोग, सहिष्णुता, अनुशासन, सामाजिकता की भावना और देश प्रेम आदि गुणों को उत्पन्न किया जाना चाहिए। उसने अपने शिक्षा के उद्देश्यों में इन बातों को तय किया। उनमें कर्तव्य और अधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए।
उनको भारतीय संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि वे देश में या वे देश के भावी योग्य व कर्मठ नागरिक बन सकेंगे और देश के प्रति निष्ठावान रहेंगे और तभी राष्ट्र प्रगति के पथ पर जा सके। ये उद्देश्य में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निर्धारित किया कि व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान बच्चों को हासिल करने से राष्ट्र की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो यानी भारत में जो प्रत्येक युवा है वो व्यावसायिक रूप से कुशल हो। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, यानी माध्यमिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों की व्यवसायिक तथा उत्पादक क्षमता का विकास करना होना चाहिए। उत्पादक क्षमता का विकास करने वाली शिक्षा से क्या होगा कि भारत के जो युवा हैं वो आर्थिक रूप से उन्नत हो सकते हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने कहा कि माध्यमिक स्तर पर ही माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाना चाहिए। शिक्षा में उत्पादन कार्य एवं शिल्प ज्ञान पर अधिक महत्व देना चाहिए, जिससे विद्यार्थी जो है वो स्वावलंबी बन सकेंगे और स्वतंत्र रूप से किसी व्यवसाय को कर सकेंगे और उन्हें नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगला जो उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा आयोग का तो वह है व्यक्तित्व का विकास। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक और उद्देश्य निर्धारित करते हुए उसने कहा कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि विद्यार्थियों का मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और सांस्कृतिक विकास हो सके। शिक्षा के माध्यम से उनमें जो जन्मजात गुण है उनको विकसित करने और इन गुणों का अपने जीवन में प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। इसके लिए क्या है कि माध्यमिक शिक्षा में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं माध्यमिक विद्यालय, तो इन माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में कला, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेतृत्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, ये आयोग के अनुसार इसका अगला और चौथा उद्देश्य था कि माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है विद्यार्थियों में नेतृत्व की भावना का विकास करने वाली होनी चाहिए। इस देश में जो लोकतंत्र की सफलता बेहतर ढंग से होगी वो इसी से होगी। इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक आदि में नेतृत्व करने की शक्ति विकसित की जाए। तो अगर किसी बच्चे में नेतृत्व की शक्ति का विकास होता है तो वो अपने उत्तरदायित्व का भली प्रकार निर्वहन करेगा। और इस संबंध में आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार की शिक्षा देना है जिससे छोटे छोटे वर्गों, समूहों, मोहल्लों
गांव आदि को अच्छा नेतृत्व मिले। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी यह नेतृत्व कर सकता है और अपने छोटे से समूह का पथ प्रदर्शन भी कर सकता है। उद्देश्य के बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप के बारे में कहा कि उसका संगठन कैसा हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो माध्यमिक कक्षा की जो अवधि है मुदालियर आयोग के अनुसार 7 वर्ष होनी चाहिए। इस अवधि को 2 भागों में विभाजित किया आयोग ने और पहले भाग में 3 वर्ष की जूनियर माध्यमिक स्तर या सीनियर बेसिक स्तर की शिक्षा के बारे में कहा। मिडिल और जूनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टेज और दूसरे भाग में 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा 11 वर्ष से 17 वर्ष तक के छात्र छात्राओं के लिए होनी चाहिए। वर्तमान में इंटरमीडिएट कॉलेजों में इंटरमीडिएट जो कॉलेज है उसको समाप्त कर दिया जाए। उनकी 11वीं कक्षा को माध्यमिक विद्यालयों और 12वीं कक्षा को डिग्री कॉलेजों में सम्मिलित कर दिया जाए। नंबर 4 है कि स्नातक पाठ्यक्रम को 3 वर्ष कर दिया जाए। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जाए, मल्टीपर्पज स्कूल। इन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए जिन्हें विद्यार्थी अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, सामर्थ्य और उद्देश्य के अनुसार चयन कर सकें। माध्यमिक शिक्षा के संगठन के क्रम में निर्धारित करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि टेक्निकल स्कूल्स जो हैं यानी प्राविधिक विद्यालय की स्थापना अधिक से अधिक संख्या में की जाए। जहां तक संभव हो इसकी स्थापना कल कारखानों के निकट की जाए। इससे क्या होगा कि विद्यालय कल कारखानों के घनिष्ठ सहयोग से काम कर सकेगा। बड़े नगरों में प्रौद्योगिक संस्थाएं यानी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाए। ये संस्थान स्थानीय विद्यालयों की मांग की पूर्ति करें यानी शिक्षा को सहज बनाया जाए। औद्योगिक शिक्षा के प्रसार एवं विकास हेतु उद्योगों पर उद्योग शिक्षा कर लगाया जाए यानी इंडस्ट्रियल एजुकेशन टैक्स लगाया जाए। ग्रामीण विद्यालयों में कृषि की शिक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए। इन विद्यालयों में कुटीर उद्योग धंधे, पशुपालन, उद्यान विज्ञान आदि की व्यवस्था की जाए। भारत में जो पब्लिक स्कूल है उनको इस समय इसी प्रकार से चलने दिया जाए यानी उनमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए। बाद में इनका संगठन माध्यमिक विद्यालयों के अनुरूप कर दिया जाए। सरकार द्वारा इन संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान जो है वह यथाशीघ्र कम कर दिया जाए। संगठन के क्रम में माध्यमिक शिक्षा के संगठन पर सुझाव देते हुए आयोग ने कहा कि बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान को सम्मिलित किया जाए। जहां संभव हो
उन स्थानों पर बालिकाओं की जो कक्षा है उसको पृथक विद्यालय स्थापित किए जाए। सह शिक्षा वाले विद्यालयों में बालिकाओं हेतु महिला शिक्षिकाओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। देश के विभिन्न भागों में रेसिडेंशियल स्कूल की व्यवस्था की जाए। अंधे, बहरे, गूंगे आदि बाधित जो बच्चे हैं, हैंडीकेप्ड चाइल्ड हैं, उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए। भाषाओं का अध्ययन के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। मिडिल स्कूल के स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2 भाषाएं सिखाई जानी चाहिए, परंतु एक ही वर्ष में 2 भाषाओं को प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए। अंग्रेजी तथा हिंदी की शिक्षा जूनियर बेसिक स्तर के बाद ही दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? करिकुलम इन सेकेंडरी स्कूल्स। तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं में पूर्ण इकाई होनी चाहिए। उसे विद्यालय शिक्षा का आधार मात्र नहीं होना चाहिए और विद्यार्थियों की विभिन्न रुचियों और प्रवृत्तियों को विकास करने वाली होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए जिससे उसे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित किया जा सके, उसमें कुछ जोड़ा जा सके, उसमें से कुछ हटाया जा सके। पाठ्यक्रम सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। ये तमाम बातें पाठ्यक्रम संगठन से संबंधित है। तो पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय जो थे, आयोग कहता है कि उसमें सहसंबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम समय का सदुपयोग सिखाने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय निर्धारित किए, यानी विद्यार्थियों के लिए किस किस विषयों को पढ़ना माध्यमिक शिक्षा स्तर के लिए आवश्यक है। इस हेतु उसने जो विषयों को अनुशंसित किया, उन विषयों का सुझाव दिया, वो इस प्रकार है। मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल। मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल के लिए जिन विषयों का निर्देश दिया उसमें आयोग ने कहा कि भाषाएं होनी चाहिए, समाज विज्ञान होना चाहिए, सामान्य विज्ञान होना चाहिए, गणित होना चाहिए, कला एवं संगीत होना चाहिए और शिल्प के भी शिल्प विषय पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए माध्यमिक शिक्षा में, और शारीरिक शिक्षा का होना भी अनिवार्य है। ये जूनियर सेक्शन के लिए। अब उच्च माध्यमिक स्तर पर जिन विषयों को सुझाया वे इस प्रकार हैं। तो आयोग ने कहा कि उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की योग्यताओं और अभिरुचियों का विकास हो सके। इसी उद्देश्य से उसने कहा कि अनिवार्य विषय के रूप में भाषा, समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान, कोई एक शिल्प जैसे मुद्रण का कार्य, सिलाई व कसीदाकारी, कताई, बुनाई, धातु का काम, मॉडल बनाने का काम इत्यादि अनिवार्य विषय के अंतर्गत रखा गया। और वैकल्पिक विषय के अंतर्गत उच्च माध्यमिक स्तर पर आयोग ने कहा कि 7 विषय हैं, इनमें से
कोई 3 विषय आपको चयन करने हैं और इसी का पढ़ाई करना है हायर सेकेंडरी में। तो विषयों को सुझाते हुए उसने कहा कि मानव विज्ञान, विज्ञान, प्राविधिक, वाणिज्य, कृषि, ललित कलाएं, गृह विज्ञान, ये तमाम वैकल्पिक विषय हैं। इनमें से ये जो 7 समूह हैं, इनमें से किसी एक समूह के 3 विषयों का चयन कीजिए और पढ़िए। शिक्षण विधियों के बारे में बात करते हुए आयोग कहता है कि शिक्षण विधियों का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं होना चाहिए, अपितु इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में उचित मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं और दृष्टिकोणों तथा कार्य करने के आदतों का विकास करना होना चाहिए। शिक्षण विधियों में शब्दों द्वारा ज्ञान देने पर बल न दिया जाए, अपितु ज्ञान को क्रिया या योजना बनाकर दिया जाए। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा मौखिक या भाषण विधि से न दिया जाए। तो इसके लिए उसने क्रिया विधि और योजना विधि को महत्व दिया और विषयों के शिक्षण में स्पष्ट चिंतन और भाव प्रकाशन पर विशेष बल दिया जाए। शिक्षण विधियां ऐसी हों जिनसे विद्यार्थियों को आत्माभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर प्रदान हो सके। शिक्षण प्रणाली ऐसी हो जिससे विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत विकसित हो सके। शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का समुचित प्रयोग हो जिससे शिक्षण क्लासरूम टीचिंग जो इफेक्टिव हो। शिक्षण विधियां ऐसी हों जिनमें विद्यार्थियों को समूह कार्य के अधिकाधिक अवसर मिल सकें। प्रगतिशील शिक्षण विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ये तमाम बातें थी शिक्षण विधियों के संदर्भ में। तो अभी हम ये देखेंगे कि आयोग जो है वो पाठ्य पुस्तकों के संबंध में क्या सुझाव देता है। पाठ्य पुस्तकों के संबंध में आयोग कहता है कि टेक्स्ट बुक्स का जो लेवल है उसके स्तर को ऊंचा उठाया जाए। एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए, यानी हाई पावर टेक्स्ट बुक कमेटी। ये जो हाई पावर टेक्स्ट बुक कमेटी है वो पुस्तकों को जांच परख कर उसके लेवल को अप करेगी। एक विषय के लिए कई पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कि विद्यालय अपनी इच्छा अनुसार उनमें से अपनी रुचि की पाठ्य पुस्तक का चयन कर सके। पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में चर्चा करते हुए आयोग कहता है कि पाठ्य पुस्तकों में ऐसी कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए जिससे किसी वर्ग या समुदाय के लोगों की भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। तो पाठ्य पुस्तकों में जल्दी जल्दी परिवर्तन ना किया जाए, यह भी आयोग ने कहा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि पुस्तकालय के संदर्भ में आयोग क्या कहता है। तो आयोग ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में एक सुसज्जित एवं संपन्न पुस्तकालय की व्यवस्था होना चाहिए जिससे बच्चे जो है अपने पाठ्यक्रम से संबंधित या अपनी रुचि या अभिरुचि से संबंधित पाठ्य पुस्तकों को सहजता से प्राप्त कर लें और उसका अध्ययन करें। पुस्तकालय के संदर्भ में बात करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि विद्यालय के पुस्तकालय के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में कक्षा पुस्तकालय और विषय पुस्तकालय भी होने चाहिए
क्योंकि कक्षा पुस्तकालय जो है बच्चों को पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें प्रोवाइड कराएगा और विषय पुस्तकालय जो है उस विषय से संबंधित पुस्तकों को प्रोवाइड कराएगा, जिससे जो बच्चे हैं अपने विषय में एक्सपर्ट बन पाएंगे। और प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय में प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष होना चाहिए। चरित्र निर्माण की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का जो उत्तरदायित्व है वह शिक्षकों पर है। इसलिए शिक्षकों को विद्यालय के कार्यों की ऐसी योजना व्यवस्थित करनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। विद्यालयों में अनुशासन को स्थापित करने के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच घनिष्ठ और मधुर संबंध स्थापित होने चाहिए। विद्यार्थियों को यथासंभव स्वशासन के अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे उनमें स्वावलंबन, आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व के गुणों का विकास हो सके। विद्यालयों में सामूहिक खेलों और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे शिक्षा को बोझ के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से उनमें जो शिक्षा के प्रति रुझान है वो अधिक हो, बढ़े। तो विद्यालयों में सामूहिक खेल जो है उसका अवश्य आयोजन होना चाहिए। यह आयोग ने इस पर अधिक बल दिखाया। विद्यालयों में एनसीसी, प्राथमिक चिकित्सा, स्काउटिंग तथा गाइडिंग और जूनियर रेड क्रॉस आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्यार्थियों का शारीरिक कल्याण कैसा हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स के संबंध में महत्वपूर्ण बातों का सुझाव दिया है। तो विद्यार्थियों के शारीरिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि विद्यालयों में विद्यालय स्वास्थ्य सेवा यानी स्कूल मेडिकल सर्विस की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी संदर्भ में आयोग कहता है कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य कराई जानी चाहिए। विद्यार्थियों की शारीरिक क्रियाओं का पूरा रिकॉर्ड विद्यालय में रखा जाना चाहिए। शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षण को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए और विद्यार्थियों में शारीरिक श्रम के प्रति प्रेम और उत्साह पैदा किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक भारत का युवा शारीरिक रूप से सबल नहीं होगा तब तक वह किसी क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम नहीं दे पाएगा। तो इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालिर शिक्षा आयोग ने सबसे पहले बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की बात कही और इसके लिए सरकारी सुविधा होनी चाहिए। फिर गाइडेंस और काउंसलिंग की बात आती है, तो इसके संदर्भ में आयोग कहता है कि शिक्षा अधिकारियों को विद्यार्थियों के शैक्षणिक निर्देशन एवं परामर्श पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों की मानसिक योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों और अभिरुचियों आदि की जानकारी के आधार पर उनको निर्देशन और परामर्श दिया जाना चाहिए।
विद्यालयों में प्रशिक्षित निर्देशन अधिकारियों यानी ट्रेंड गाइडेंस ऑफिसर्स और जीविकोपार्जन शिक्षकों यानी करियर मास्टर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए। निर्देशन अधिकारियों और जीविकोपार्जन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सरकार को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने चाहिए। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वह कहता है कि विद्यार्थियों को विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों के विषय में संपूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। इस हेतु विभिन्न उद्योगों से संबंधित फिल्में बनाकर विद्यार्थियों को दिखाई जानी चाहिए। उन्हें कल कारखानों में ले जाया जाना चाहिए और उन्हें तत्संबंधी साहित्य दिया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं वह इंफॉर्मेशन ले सकें और अपना समुचित विकास कर सकें। आयोग ने परीक्षा एवं मूल्यांकन के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उसने कहा कि भारत में जो प्रचलित परीक्षा प्रणाली है वह विद्यार्थियों के ज्ञान का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ है। इसलिए उसने कहा कि बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी की जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर केवल एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए, जैसा कि बोर्ड जो होता है। अभी 8वां बोर्ड आप लोग देखिएगा, क्लास 8 में बोर्ड है। तो उसने कहा कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन अंकों में न करके प्रतीकों या सांकेतिक चिन्हों में किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों से इस तरह का प्रश्न पूछा जाना चाहिए जिससे पता चले कि उसका वस्तुनिष्ठ ज्ञान कितना है विषय से संबंधित। प्रत्येक विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख रखा जाना चाहिए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उसके कार्यों का उल्लेख हो। विद्यार्थियों के कार्य का अंतिम मूल्यांकन करते समय केवल बाह्य परीक्षाओं को ही आधार नहीं बनाना चाहिए, अपितु उनके कक्षा कार्य, आंतरिक परीक्षाओं और विद्यालय अभिलेखों को भी समुचित महत्व दिया जाना चाहिए। अब हम आएंगे कि देखेंगे कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के बारे में माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहता है। तो वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो माध्यमिक स्कूलों में किसी भी एक हस्तकार्य की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें विभिन्न हस्तकलाओं की शिक्षा की व्यवस्था हो। पर्याप्त संख्या में पॉलिटेक्निकल और टेक्निकल स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। बड़े बड़े नगरों में केंद्रीय तकनीकी संस्थाएं खोली जानी चाहिए, जो कई स्थानीय स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करें। जहां तक संभव हो तकनीकी स्कूल संबंधित उद्योगों के निकट होने चाहिए और उनका घनिष्ठ सहयोग भी उनको प्राप्त होना चाहिए। औद्योगिक शिक्षा कर नाम से उद्योगों और कल कारखानों पर कुछ कर लगाया जाना चाहिए और इससे प्राप्त आय को तकनीकी शिक्षा के विकास पर व्यय करना चाहिए। सभी प्रांतों के देहाती इलाकों में विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए। कृषि का शिक्षण केवल सैद्धांतिक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे विद्यार्थियों को
वास्तविक स्थितियों में काम करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अब हम आते हैं वुमेन्स एजुकेशन की तरफ कि आयोग ने लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या कहा है। तो लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा आयोग ने कहा। राज्य सरकारों को आवश्यकता अनुसार लड़कियों के लिए पृथक पृथक स्कूल खोलने चाहिए। लड़कियों के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा यानी रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन के संबंध में आयोग क्या कहता है, एक नज़र डालेंगे। तो माध्यमिक विद्यालयों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। अभिभावकों की स्वीकृति के आधार पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन यह शिक्षा विद्यालय का कार्य आरंभ होने से पहले अथवा विद्यालय का कार्य समाप्त होने के बाद ऐच्छिक रूप से ही दी जानी चाहिए। जैसे जो प्रेयर होता है, वंदना होता है, उसकी बात कर रहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग। की स्थिति में सुधार की बात करते हुए आयोग कहता है कि संपूर्ण देश में शिक्षकों के चयन और नियुक्ति की एक ही प्रक्रिया होनी चाहिए। शिक्षकों का प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का होना चाहिए, यानी तब जाके उनको परमानेंट करना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त होने चाहिए। शिक्षकों को त्रिमुखी लाभ होना अर्थात प्रोविडेंट फंड, पेंशन, जीवन बीमा आदि की सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनके बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। उन्हें स्वास्थ्यवर्धक स्थानों में ले जाने के लिए शिविरों, शैक्षिक गोष्ठियों व सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा व अवकाश सुविधाएं दी जानी चाहिए। उनके लिए मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके निवास की व्यवस्था विद्यालयों के निकट ही की जानी चाहिए। स्वस्थ और योग्य अध्यापकों की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष कर दी जानी चाहिए। समान योग्यता व समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के वेतन के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार को विशेष समितियां नियुक्त करनी चाहिए। शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए आर्बिट्रेशन समिति की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षकों द्वारा ट्यूशन पढ़ाने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य के पद को महत्वपूर्ण बनाया जाना चाहिए और उन्हें अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए। इसी क्रम में ये तो रही शिक्षकों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उनको किस प्रकार की सुख सुविधाएं कैसी दी जानी चाहिए। अब उनके ट्रेनिंग की बारी आती है, टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण। इस क्रम में बात करते हुए मुदालियर आयोग कहता है कि शिक्षण प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होने चाहिए। एक उनके लिए जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है और दूसरा उनके लिए जो स्नातक है। आज भी है जो आपका बेसिक ट्रेनिंग है, डीएलएड है, टीचर्स ट्रेनिंग है, बीएड है, मतलब ये तमाम कैटेगरी अभी भी हैं। इसको देखकर आप लोग समझ सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए और स्नातकों के लिए प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन बाद में यह अवधि 2 वर्ष कर दी जानी चाहिए। प्रशिक्षण विद्यालयों में विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। उन्हें राज्य की ओर से छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। प्रशिक्षण विद्यालयों में छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए।
प्रशिक्षण विद्यालयों में अभिनव पाठ्यक्रमों, रिफ्रेशर कोर्स या लघु गहन पाठ्यक्रमों, शॉर्ट इंटेंसिव कोर्स तथा कार्यशाला में व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए। स्नातक शिक्षकों की प्रशिक्षण संस्थाएं विश्वविद्यालयों से संबद्ध या संलग्न होना चाहिए, जैसे आपका कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी से संबंध है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण यानी एमएड के लिए केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिलना चाहिए जो कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण कार्य कर चुके हों। माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी माध्यमिक शिक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है कि प्रत्येक राज्य में शिक्षा संचालक की अध्यक्षता में यानी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाया जाना चाहिए। इस बोर्ड का कार्य माध्यमिक शिक्षा की नीतियों को निर्धारित करना होना चाहिए। इसी क्रम में कहता है कि प्रशासन संबंधी समस्याओं के संबंध में शिक्षा मंत्री को परामर्श देने का उत्तरदायित्व शिक्षा निदेशक पर होना चाहिए। शिक्षा निदेशक का जो पद है संयुक्त शिक्षा सचिव के समकक्ष होना चाहिए। केंद्र तथा राज्यों में एक समन्वय समिति बनाई जानी चाहिए जो शिक्षा संबंधी समस्याओं पर विचार करे और उपयुक्त योजनाएं बनाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने हेतु एक शिक्षक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की जाए। विद्यालयों के आंतरिक मामलों में प्रधानाचार्य को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सफलतापूर्वक विद्यालय के प्रशासन को चला सकें। विद्यालयों के नियमित निरीक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्यालयों को मान्यता उनके द्वारा सभी शर्तों को पूरा करने पर ही और उनके अच्छे स्तर के होने पर ही प्रदान की जानी चाहिए। गैर सरकारी विद्यालयों का प्रबंध सरकार द्वारा स्वीकृत प्रबंध समितियां करें। माध्यमिक विद्यालयों में एक साल में कम से कम वर्किंग डे जो है वो 200 दिन होने चाहिए। प्रत्येक साल में कम से कम 2 माह का ग्रीष्मावकाश होना चाहिए। धार्मिक अवकाशों को कुछ कम कर दिया जाना चाहिए। विद्यालय जहां तक संभव हो ग्रामीण या नगरीय कोलाहल से दूर होना चाहिए। प्रत्येक साल में प्रत्येक विद्यालय के कमरे प्रकाशयुक्त, हवादार एवं स्वच्छ होने चाहिए। उनमें बैठने के लिए अच्छा फर्नीचर होना चाहिए और प्रत्येक विद्यालय में सामूहिक सभाओं के लिए एक केंद्रीय कक्ष होने चाहिए। यानी माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन के संबंध में आयोग ने कोई पहलू नहीं छोड़ा है। प्रत्येक पक्षों पर बारीकी से सुझाव प्रस्तुत करते हुए तमाम सुझावों को प्रस्तुत किया है। तो आयोग जो है वह माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तावित किया और यह भारत में, स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा का एक मजबूत आधार रखता है। अब आगे का विषय है इसमें कि आयोग का मूल्यांकन करेंगे। तो क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ कमीशन दूसरे अंक में हम करेंगे। तो गुण दोषों के अवलोकन के उपरांत हम पाते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग
स्वतंत्र भारतीय शिक्षा आयोग की कड़ियों में ये महत्वपूर्ण थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ द कमीशन में हम लोग फिर बात करेंगे इसके बारे में। धन्यवाद।